IVM। इंतजार की घड़ियां अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और वो दिन बहुत नजदीक आ रहा है जिसका तमाम क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार था। 24 अक्टूबर यानी कि सुपर संडे का दिन, और इस सुपर संडे के दिन पाकिस्तान बनाम भारत मुकाबला है, यानी कि वर्ल्ड कप में भारत अपने सफर का आगाज करेगा। और इससे पहले अगर प्रैक्टिस मैच की झांकी की बात करें तो बहुत ही शानदार तरीके से भारतीय टीम ने दोनों प्रैक्टिस मैच जीते। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज बड़ा पैनल हमारे साथ है क्योंकि मुद्दा बड़ा है, वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और आज हम न सिर्फ भारतीय टीम के प्रैक्टिस मैच में प्रदर्शन के बारे में बातचीत करेंगे, साथ ही पाकिस्तान जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच हारा, उनके तेज गेंदबाजों की पिटाई हुई, उस पर बातचीत करेंगे। और बाकी टीमों ने क्या कुछ हासिल किया है और जो क्वालिफायर्स चल रहे हैं वहां पर क्या कुछ हो रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ निखिल भाई हैं, अयाज सर हैं और सबा भाई हैं, और इन इन तीनों की बहुत बारीक नजर है इस वर्ल्ड कप पर। तो आप रोज खेल नीति के साथ जुड़े क्योंकि वर्ल्ड कप का पूरा कवरेज और एनालिसिस आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। निखिल भाई, चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेते हैं क्योंकि आप लगातार कमेंट्री कर रहे हैं और उलझे हुए हैं, कभी वार्म अप मैच तो कभी प्रैक्टिस मैच, लेकिन रियल पिक्चर जो है वो तो रविवार से शुरू होने वाली है। लेकिन जिस तरह से भारत ने दोनों प्रैक्टिस मैच जीते हैं निखिल भाई, एक तरफा मुकाबले जीते और दो बड़ी टीमों को हराया जिस तरह से, क्या अब इससे संकेत मान लिया जाए कि पूरी टीम लय में आ चुकी है, धोनी का इम्पैक्ट नजर आ रहा है और ये टीम जिस तरह से तमाम बाहर के लोग भी कह रहे हैं, इंजमामुल हक ने भी कल एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि भारत वर्ल्ड कप जीत सकती है, क्या वो झलक हमें दिखने लगी है? राजीव भाई, देखिए, तैयारी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लिनिकल परफॉर्मेंसेस रहे हैं, वार्म अप गेम से जो जो चीजें आप लेना चाहते थे, आपके बैट्समैन अच्छे फॉर्म में है, किस कॉम्बिनेशन के साथ आप उतरना चाहते हैं, उसी की वजह से वो अभ्यास मैचेस में आपने अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट किए। मुझे जो लगता है अभी जो स्टार्ट करने को देखेंगे वो 3 तेज गेंदबाज रहेंगे और 2 स्पिनर के साथ चलेंगे। हार्दिक पांड्या आके बल्लेबाजी करेंगे। थोड़ा सा और बेहतर अगर उनका फॉर्म रहता तो मजा आता, क्योंकि वो एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। स्टार्ट में जिस तरीके के फॉर्म में केएल राहुल है, जिस तरीके से कल रोहित ने बल्लेबाजी की, सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करे, ईशान किशन ने जिस तरीके से बतौर सलामी बल्लेबाजी की, अगर मान लीजिए दुर्भाग्य से अगर नहीं चलते आपके हार्दिक पांड्या, तो एक अहम दावेदारी उन्होंने भी पेश की है कि वो आके मध्यक्रम में भी बैटिंग कर सकते हैं। बट मैं मानता हूँ कि मोरलेस भारतीय टीम जो है वो सेटल्ड नजर आ रही है। हम सबको कंसर्न था कि भुवनेश्वर कुमार के फॉर्म को लेके वो वापस लय में नजर में आए, गेंदबाजी उनका टप्पा अच्छा नजर आ रहा था, वो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस में ग्रो करेंगे तो चीजें अच्छी हैं। बट ये सब अभ्यास मैचेस में, असली मुकाबला जो स्टार्ट होने को है तब पता चलेगा कि किस तरीके की तैयारी है। तैयारी अभी शानदार है, पर अब जो है, जो आपने योजना सब बना लिया, उसको आपने अमल करने की कोशिश करनी है बस। सबा भाई, आप कैसे देख रहे हैं? दोनों प्रैक्टिस मैच का एनालिसिस करें, क्या कुछ पॉजिटिव्स आप देख पा रहे हैं? ये सवाल हमारे व्यूअर का भी है और मैं भी आपसे जानना चाह रहा हूँ, बीइंग अ सिलेक्टर और बीइंग अ क्रिकेटर, आपने क्या एनालाइज किया दोनों मैचों से? सबसे बड़ा पॉजिटिव या टेक अवे भारत के लिए यही रहा है इस वार्म अप मैचेस में कि भारतीय टीम के बल्लेबाजों का फॉर्म, राजीव रोहित शर्मा बैक इन गुड फॉर्म, केएल राहुल कंसिस्टेंटली वो दिखा रहे हैं वो अच्छे फॉर्म में है, सूर्य कुमार यादव ने रन बना दिया, ईशान किशन ने रन बनाया, ऋषभ पंत ने एक मैच खेला वहां पर उन्होंने रन बनाया है, हार्दिक पांड्या ने थोड़ा बहुत वो लय पकड़ ली है। और मुझे इसके पहले हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि मध्य क्रम में आपको एक दो ऐसे प्लेयर चाहिए जो स्टेबिलिटी प्रदान करें, वो देखने को मिल रहा है इस समय। और उससे बड़ी बात यह भी है कि भुवनेश्वर कुमार का फॉर्म में वापस आना बहुत जरूरी है भारत के लिए। मोहम्मद शमी का विकेट लेना पहले मैच में, ये सब अटैकिंग आपके विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। अगर आपके बॉलर्स जो विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं वो अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, आपके बल्लेबाज अगर रन बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा सेटल्ड है। भारत इस समय ब्लेस्ड है कि हमारे पास शानदार बेंच स्ट्रेंथ है, और अगर किसी को चेंज भी करना पड़े तो आपके पास रेगुलर इन फॉर्म प्लेयर्स हैं जो इस समय स्क्वाड में है, पर 11 के बाहर जिनको बैठना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि सेटल कॉम्बिनेशन की वजह से ही अचानक 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर भारत एक नंबर 1 फेवरेट हो गई है इस समय वर्ल्ड कप जीतने के लिए। अन्य टीमों को आप देखेंगे बारीकी से भी, अगर हम एनालाइज करेंगे तो हर टीम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ कमजोरियां देखने को मिल रही है। भारत कम से कम वार्म अप मैचेस में मुझे लगता है कि सारे उन्होंने जो भी लीक्स थे इधर उधर, उन सबको भरसा दिया है।
बिल्कुल आया सर, कसार साहब का एक सवाल है कि रोहित शर्मा का रन बनाना और अश्विन का एक ऑफ स्पिन गेंदबाज की तरह गेंदबाजी करना क्या बिगेस्ट पॉजिटिव रहा है? आपके क्या विचार है इस पे? देखिए, रोहित का अगर फॉर्म ऐसा ही रहा तो बहुत एडवांटेज बनता है इंडियन टीम को, क्योंकि सब जानते हैं कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में खास करके वो कितने माहिर है। अश्विन को लिया गया है स्क्वाड में इसी वजह से कि वो एक अटैकिंग ऑप्शन रहे और अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी से विकेट वेरिएशंस तो है ही उनके पास, लेकिन किस तरह से बैलेंस करना है वेरिएशंस और रेगुलर ऑफ स्पिन, वो उनके लिए एक आप एक तरह से कह सकते हैं चैलेंज है। लेकिन मैं बिल्कुल जो कह रहे हैं वो आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि इंडिया के पास अब फिलहाल रोहित फॉर्म में आगे, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव दोनों तो शायद खेलेंगे नहीं, उनके बीच में चॉइस करना अब तकलीफ हो गया है। हार्दिक पांड्या भी बता रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है ईशान किशन और ऋषभ पंत के बीच में होगा चॉइस अब। नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं, मेरे ख्याल से ऋषभ पंत तो खेलेंगे ही। अब चॉइस जो है वो एज एन नंबर 4 पे ईशान किशन खेल सकते हैं या सूर्य कुमार यादव खेल सकते हैं। हालांकि दोनों ही चुनना बहुत मुश्किल है। आप ऋषभ पंत को तो बाहर रखना मुश्किल, अनलेस के एक बॉलर कम खिलाएं और विराट कोहली से 4 ओवर कराएं। ये जैसे हमने कल देखा, एक एक्सपेरिमेंट की गई थी। मुझे नहीं लगता है कि 4 ओवर के लिए वो रेगुलरली तैयार हो गए या उनको लेना भी चाहिए। एक आध ओवर यहाँ वहां कहीं से आप घुसा दिए, कोई अच्छा किसी और का फॉर्म नहीं चल रहा तो ठीक है, बट ओवरऑल बोलने का मतलब ये है कि इतने विकल्प हो गए इंडिया के पास प्ले 11 के लिए कि बहुत अब टेंशन है टीम मैनेजमेंट के ऊपर। और जैसा साह ने कहा और निखिल ने भी कहा, इंजमामुल हक हो या स्टीव स्मिथ हो, ये बड़े तजुर्बेकार और दिग्गज खिलाड़ी, इनका मानना है कि इंडिया नंबर 1 टीम है एंट्री करते हुए। लेकिन अल्टीमेटली आप नंबर 1 टीम रहे, लेकिन आपको परफॉर्म करना है नंबर 1 टीम की तरह। बिल्कुल निखिल भाई, और खासतौर से अगर हम दोनों प्रैक्टिस मैच देखें तो भारत ने बड़ी टीमों का हराया, वहीं पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था दक्षिण अफ्रीका के अगेंस्ट। उनके गेंदबाजों की भी बहुत पिटाई हुई। क्या ये थोड़ा सेटबैक होगा पाकिस्तान के लिए जब वो संडे को उतरेंगे मैदान पर? क्योंकि हसन अली की भी पिटाई हुई, शाहीन शाह अफरीदी थोड़े से बच के निकल गए, बाकी जो गेंदबाज खिलाए गए सबकी बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई और बड़ा स्कोर वो डिफेंड नहीं कर पाए। और एक समय पे 11-12 ओवर के समय पे आपको लगभग 12 रन प्रति ओवर बनाने थे। जब बवूमा खेल रहे थे वैंडरडूसन के साथ, ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, हसन अली आके गेंदबाजी कर रहे हैं, वसीम जूनियर गेंदबाजी कर रहे हैं, उसके बाद शाहीन अफरीदी ने आके की, शादाब बीच में गेंदबाजी कर रहे थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि दक्षिण अफ्रीका जो मुकाबला जीत जाएगी। लेकिन बिल्कुल सही कहा, हम सब जानते हैं पाकिस्तान टीम की ताकत जो है वो तेज गेंदबाजी का उनका डिपार्टमेंट है, क्योंकि बहुत सारी बैट्समैन को हमने बल्लेबाजी करते हुए देखा नहीं है। हमने फखर जमान के बारे में सुना है, देखा है, बाबर आजम, बट अगर आप बोले पाकिस्तान टीम अपने फास्ट बॉलर्स के लिए जानी जाती है। वो कल इतने बड़े स्कोर को डिफेंड नहीं कर पा रही। उससे 2 चीजें पता करती है कि दबाव में या तो अनुभव कम है, कुछ तेज गेंदबाज जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। और कल जब हम लोग कमेंट्री भी कर रहे थे राजीव भाई, तो 10 ओवर के बाद बहुत जल्दी ड्यू बहुत भारी होने लग गया था, गेंद गीला हो रहा था, गेंदबाजी करने में दिक्कत हो रही थी। तो साफ संकेत है कि जैसे जैसे यहाँ पे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, ड्यू एक मेजर दिक्कत का सबब बनने वाला है, परेशानी का सबब बनने वाला है गेंदबाजों के लिहाज से। तो शाम के मुकाबलों में मुझे नहीं लगता कि जितने भी आपके कप्तान है टॉस जीत के, सभी वो चेस करना चाहेंगे, क्योंकि जैसी बॉल गीला होता है और अच्छा बैट पे आ रहा है, आप अपने शॉट्स खेल सकते हैं। पर एक ये बड़ा सेटबैक होगा पाकिस्तान के लिए, अभ्यास मैच इतने बड़े स्कोर को आप डिफेंड नहीं कर पाए। चलिए इस पर आगे भी बातचीत करेंगे, प्लेइंग 11 पे भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the 3 of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अया सर, सवाल हार्दिक पांड्या को लेके आया है कि ये कन्वर्सेशन अब बंद कर देना चाहिए कि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करेंगे या नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस मैचों ने संकेत दे दिया है कि आने वाले टाइम में वो गेंदबाजी नहीं करेंगे। रोहित शर्मा ने भी बोला टॉस के समय कि अभी समय लगेगा उनको गेंदबाजी करने में। क्या ये चर्चा बंद कर देनी चाहिए और एज अ बैट्समैन ही अब हार्दिक पांड्या को ट्रीट करना चाहिए?
देखिए, इसमें दो पहलू है इस सवाल में राजीव। एक तो ये है कि हार्दिक पांड्या अगर केवल बैट्समैन के रूप से खेलते हैं, एज ए बैट्समैन ओनली, तो फिर बहुत जरूरी है कि वो रन्स बनाए, फिनिश करे मैचेस को, या इस तरह से स्ट्रोक्स खेले कि आपका टोटल बड़ा हो जाए अगर बॉलिंग नहीं करते हैं तो। लेकिन अगर बॉलिंग करना शुरू करते हैं किसी भी टाइम पर इस टूर्नामेंट में, तो उनके पास एक दूसरा एक वेपन आ जाता है कि वो अगर बैटिंग नहीं अच्छी होती है तो बॉलिंग कर लेते हैं। फील्डर तो है ही शानदार। तो मुझे लगता है अब पूरी जिम्मेदारी जो है, पूरा बोझ इसका है हार्दिक पांड्या खुद पर। मुझे लगता है कि पहली मैच या पहले 2-3 मैच तो खेलेंगे वो, लेकिन अगर उनका बैटिंग फॉर्म नहीं सही चला तो फिर उनकी जगह बनना मुश्किल हो जाएगी अगर वो गेंदबाजी नहीं करते। जी, तो क्या सबा भाई, आपने सारे प्रैक्टिस मैच देखे होंगे, एक इंडियन टीम को छोड़ के बाकी टीमें स्ट्रगल कर रही, कोई बहुत अच्छे निक में नजर नहीं आए। क्या असेसमेंट है आपका, जो प्रैक्टिस मैचेस देखे आपने तमाम टीमों के? सबसे ज्यादा तो निराशाजनक प्रदर्शन वेस्ट इंडीज का रहा है। ये टूर्नामेंट जब बिल्ड हो रहा था तब सब लोगों को लग रहा था कि वो नंबर 1 टीम है। हम लोगों को भी ये लग रहा था कि वो नंबर 1 टीम है, और अभी भी मुझे लगता है कि उनमें वो दमखम है। वो किसी भी बड़ी टीम के सामने अपना जो ए गेम अगर लेकर आएंगे तो उनको हराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर अभी तक जो देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है उस टीम में। कौन सा खिलाड़ी खेलेगा, कौन सा खिलाड़ी नहीं खेलेगा, इसके बारे में भी किसी को पता नहीं है। रॉस्टन चेज को मिडिल ओवर में खिला रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि उनका प्रदर्शन उतना अच्छा रहा है T20 में। सुनील नारायण को उन्होंने इंक्लूड किया नहीं है, तो उनकी गेंदबाजी भी थोड़ी बहुत कमजोर लग रही है। पोलार्ड खुद कप्तान है, पर उनका फॉर्म कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है कि यूएई की जो स्लगिश विकेट्स हैं, वहां पर वो संघर्ष करते आ रहे हैं। आप जितना भी कह लें, हर एक वार्म अप मैच में प्रयास यही होता है कि आपके जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो फॉर्म में दिखें। उस लिहाज से देखा जाए तो वेस्ट इंडीज इस समय संघर्ष कर रहा है। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से कल के मैच में प्रदर्शन किया, उनकी बल्लेबाजी भी बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रही है। चाहे वो मिचेल मार्श हो, दोनों ओपनर्स हैं, वो दोनों रन्स नहीं बना रहे हैं। एरन फिंच, डेविड वार्नर, सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल एक ऐसे प्लेयर हैं जो लग रहा है कि थोड़ा बहुत उनका फॉर्म काफी अच्छा है, उन्हीं पर पूरी टीम निर्भर कर रही है। पर एक प्लेयर के ऊपर आप मैच जीत सकते हैं, पर टूर्नामेंट जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गेंदबाजी उनकी, उनमें प्लेयर्स हैं, मिचेल स्टार्क है, जॉश हेजलवुड है, एस्टन एगर है, एडम जंपा है। मुझे लगता नहीं है कि उनकी गेंदबाजी स्ट्रांग मुझे नजर आ रही है, और सबसे बड़ी परेशानी का सबब उनके लिए उनकी बल्लेबाजी है। उसी तरह से मुझे लगता है कि अन्य टीमों को भी देखें, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे हर एक टीम में कुछ ना कुछ कमजोरी नजर आ रही है जो कि एक्सप्लॉइट किया जा सकता है अन्य टीमों द्वारा। और ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा ये वर्ल्ड कप में राजीव। पर अंत में निखिल ने सही कहा कि यू विल प्ले अ बिग रोल। अगर शाम में आपका मैच हो रहा है, अगर आप पहले गेंदबाजी कर लेते हैं तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हर एक टीम को तैयारी कुछ उसी प्रकार से करनी होगी। जी, सर आपके लिए सवाल है कि क्या सूर्य कुमार यादव, जो मिस्टर 360 माने जाते हैं इंडिया के, एक बड़ा रोल प्ले करेंगे इस वर्ल्ड कप में? जिस तरह का फॉर्म दिखाया है प्रैक्टिस मैच में, खास करके पिछली मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो डेफिनेटली उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रह सकता है अगर वो नंबर 4 पे खेलते हैं, टीम में इंक्लूड होते हैं। फील्डर भी बहुत अच्छे हैं, तो और उनके पास रेंज जो है, खास करके जो जिस तरह से वो मैनिपुलेट करते हैं अपने, या इम्प्रोवाइज करते हैं स्ट्रोक्स को, कि आप फाइन लेग या लॉन्ग लेग से लेके लॉन्ग ऑन तक उनके पास रेंज है। मिडिल और लेग स्टंप पे अगर गेंदो, और कभी कभी तो ऑफ स्टंप के बाद भी गेंदो, लेग्स बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं वो। और क्योंकि वो इतना उनके पास रेंज है स्ट्रोक्स का, उनके लिए फील्ड जमाना मुश्किल हो जाता है। जरूर उनके स्ट्रोक्स में रिस्क है, तो रिस्क के साथ में अगर वो रन भी रिस्क लेना जरूरी है T20 में, पर उसके साथ साथ अगर रन बनते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी बन जाते हैं वो बैटिंग में, क्योंकि उनके लिए उनको रोकना, अगर वो चल पड़ते हैं अपनी इनिंग में, अगर सेटल हो जाते हैं तो उनको रोकना बहुत मुश्किल है। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में से मैनेजमेंट को एक को चुनना हो तो वो कौन सा खिलाड़ी होगा? शायद ये एक बड़ा डिबेट हो रहा होगा इस समय कि हार्दिक पांड्या को एक मैच फिनिशर के तौर पे लाए या सूर्य कुमार यादव को। सबा भाई, आप दे दें सवाल का जवाब। पर मुझे लगता है कि दोनों के स्लॉट्स अलग अलग हैं, दोनों का प्रोफाइल अलग अलग है राजीव। मध्य क्रम में नंबर 4 पर कोई खिलाड़ी अगर इस समय खेल सकता है तो वो है सूर्य कुमार यादव। जिस तरह से हम लोगों उनको बैटिंग करते हुए देखा है, फॉर्म कोई अलग बात है, तो हमें पता है। सबा भाई, मैंने इसलिए पूछा कि अब हार्दिक पांड्या एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है ऊपर बैटिंग करेंगे। नहीं, मुझे लगता है हार्दिक पांड्या अभी भी नंबर 6 पर ही आएंगे बैटिंग करने के, उनका रोल सिर्फ फिनिशर का ही रहेगा। तो लास्ट के 4 ओवर में उनको बल्लेबाजी करने का ही अभ्यास करना होगा, और यही उम्मीद कर रहा है टीम मैनेजमेंट हार्दिक पांड्या से। और ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि इतना ज्यादा फेथ दिखाया है टीम मैनेजमेंट में हार्दिक पांड्या की सिर्फ बल्लेबाजी के ऊपर, और इस वजह से मुझे लगता है कि उनको फायदा होना चाहिए। उनका विश्वास जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा।
और उसी प्रकार से वो तैयारी भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों का रोल अलग अलग है और इस समय मेरे विचार से इन 11 में दोनों को खेलना बहुत जरूरी है। अयाज सर कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ जो सभा ने कहा कि एक्चुअली चॉइस हार्दिक और सूर्य कुमार यादव में नहीं है, दोनों की जगह अलग है। एक नंबर 4 पे है, नंबर 6 पर है। जैसे सभा ने कहा कि आखिरी के 3-4 ओवर अगर कोई खेलेगा तो वो हार्दिक खेलेगा। अगर बैटिंग नंबर 4 ही करता है एंड तक तो खैर सूर्य कुमार यादव रहेंगे, लेकिन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों की जगह अलग अलग। जी सभा भाई, एक सवाल और है पृथ्वी का, और कह रहे हैं कि मैं उनका ये कहना है कि मैं बहुत नेगेटिव नहीं हो रहा हूँ, बट बड़े टूर्नामेंट्स की शुरुआत में जो टीमें अच्छा करती हैं वो पिछड़ जाती हैं बाद में जब बड़े टूर्नामेंट शुरू होते हैं, और कह रहे हैं कि भारत को न्यूजीलैंड से सीखना चाहिए कि डिसिप्लिन और हम्बल कैसे रहना है। देखिए, वो तो मुझे लगता है कि अब धोनी के आने के बाद से ये देखने को मिलेगा इस भारतीय टीम में क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा रोल इस समय अख्तियार कर लिया है इस टीम में। जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज लग रही है, जिस तरह से वो प्लेयर से बात कर रहे हैं, उनको भली भांति मालूम है कि मेंटर के रूप में उनका क्या रोल है। और इस समय तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी स्ट्रैटेजीज देखने को मिल रही है मैदान पर, जो भी अप्रोच देखने को मिल रहा है मैदान पर, इसमें साफ MS धोनी की झलक नजर आ रही है। तो उन्होंने तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से एक बिग डैडी का रोल इस समय बड़े आसानी से इख्तियार कर लिया है और उसका फायदा भारतीय टीम को मिल रहा है। तो अगर हम डिसिप्लिन की बात करें, अगर हम ह्यूमिलिटी की बात करें, तो जब MS धोनी कप्तान थे तो उस प्रकार की छवि भारतीय टीम की थी। अब मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि विराट कोहली की कप्तानी में एक अलग प्रकार की छवि बनी है, वो सही है या गलत है। उनका भी अलग अप्रोच होता है खेलने का, वो एक अलग नजरिया है गेम को देखने का और गेम को अप्रोच करने का। MS धोनी कुछ अलग प्रकार का नजरिया है। पर अगर आप MS धोनी को लेकर आए हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उन्हीं के हिसाब से टीम की स्ट्रैटेजी बने, उन्हीं के हिसाब से अप्रोच रहे। अंत में प्लेयर्स को जाके खेलना है। पर इस समय जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिस तरह का अप्रोच देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा संकेत है भारतीय टीम के लिए। और एक और बात यह है राजीव कि 2016 में आपको याद होगा T20 जो विश्व कप मुकाबला हुआ था भारत में, वहां पर अगर आप देखें तो हमारी बॉलिंग अटैक क्या थी? जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, R अश्विन और जडेजा, ये सभी बॉलर इस समय भी कंटेंशन में हैं। 2021 में 5 साल गुजर गए हैं। मोहम्मद शमी भी मुझे लगता है कंटेंशन में थे पर वो टीम में नहीं थे। उस समय 11 में आशीष नेहरा खेल रहे थे। सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वो है आशीष नेहरा। उसके अलावा 4 प्लेयर ऐसे हैं, बॉलर्स ऐसे हैं जो 2016 में भी खेले थे और 5 साल के बाद भी इस समय उनकी वापसी हो रही है या फिर एकजुट होकर वो खेल रहे हैं, अब एक ही कॉम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं। मुझे बड़ा ही अजीब सा लगता है कि इतने साल गुजर गए हैं, अभी भी हमें वही 4 बॉलर जो हैं आपके मेन रेगुलर बॉलर्स नजर आ रहे हैं। सभा भाई, अगर हम बात करें भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की, तो क्या आपको लग रहा है 11 हो सकती है संडे के दिन? 10 तो मुझे लगता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो एक मुझे लगता है कि जिस पर चर्चा होगी वो है R अश्विन या वरुण चक्रवर्ती। जो भारतीय टीम के जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन होगा वो 3 सीमर्स और 2 स्पिनर्स के साथ भारतीय टीम मैदान में उतरेगी। भुवनेश्वर कुमार का फॉर्म वापस आ गया है, इसका मतलब है कि बुमराह, मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार, रविंद्र जडेजा आपके 4 बॉलर्स हो गए। अब निर्भर करता है विकेट के ऊपर कि अगर मुझे लगता है कि विकेट थोड़ा बहुत सपाट रहेगा तो हो सकता है कि वहां पर R अश्विन को खिलाया जाए क्योंकि उनके पास अनुभव ज्यादा है। और अगर हम पाकिस्तान की टीम में देखें तो उनके पास लेफ्ट हैंडर्स कौन है? इमाद वसीम है, फखर जमा है, ये 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा भारत की स्ट्रैटेजी के ऊपर कि किस तरह से आप R अश्विन को यूटिलाइज करते हैं। अगर R अश्विन को पावर प्ले में यूटिलाइज करने के बारे में भारतीय टीम सोच रही है तो मुझे लगता है कि उनका खेलना बनता है। उसके अलावा आप जो 6 प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा, KL राहुल, नंबर 3 विराट, नंबर 4 सूर्य कुमार, नंबर 5 ऋषभ पंत, नंबर 6 हार्दिक पांड्या। तो आपने 6 बता दिया आया सर, लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि जो स्ट्रैटेजी हम देख रहे हैं या जो बॉलिंग में एक पैनापन देख रहे हैं, क्या उसके पीछे धोनी की स्ट्रैटेजी चल रही है? और अश्विन का रोल, जिस तरह से हमने कल देखा, नया बॉल डाला उन्होंने, डेविड वार्नर को आउट किया, फिर मिचेल मार्श को आउट कर दिया, क्या ये धोनी का इम्पैक्ट है कि कन्वेंशनल गेंदबाजी करने पे मजबूर कर रहे हैं अपने गेंदबाजों को? वो उल्टे सीधी गेंदबाजी पे बिलीव नहीं करते, और उसका बड़ा एग्जांपल कल हमने देखा 2 ओवर जो अश्विन ने डाले। क्या अश्विन धोनी की वजह से प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा हो सकते हैं? लेकिन अश्विन को धोनी से बेहतर कोई नहीं जानता है क्योंकि वो CSK में भी खेले हुए हैं और इंडिया के लिए भी खेले हुए हैं। एक वक्त ऐसा था कि वो मेन स्पिनर थे इंडियन टीम के और बहुत ही सफल थे। लेकिन मुझे लगता है जो यहाँ पर हम धोनी की बात कर रहे हैं वो तो सही है, लेकिन ओवरऑल अगर आप एक जैसे कहते हैं थिंक टैंक, उसमें धोनी है शामिल, डेफिनेटली शास्त्री है, विराट कोहली है और रोहित शर्मा भी है। अब कल जैसे
हमने देखा विराट कोहली को गेंदबाजी दी, तो हाँ। क्या ये सिर्फ दिल बहलाने के लिए बात नहीं थी, यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी भी थी। वो जी। स्ट्रैटेजी रोहित शर्मा की थी, विराट की थी खुद की, रोहित और विराट की थी, या शास्त्री की थी, या चारों की मिली भगत थी, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जी। ये जरूर सामने आ रहा है कि एक नया सोच कुछ नजर आ रहा है। और मुझे जी। जो इम्प्रेस किया कल, वो फील्ड पे तो जो गेम खेली गई थी वो अलग है, लेकिन जिस तरह से वो ट्रेनिंग दे रहे थे या कोचिंग कर रहे थे ऋषभ पंत को, MS धोनी, कि जी। विकेट के पीछे आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि विकेट कीपर का रोल मेरे ख्याल से T20 में बहुत ज्यादा ऊंचा और बड़ा होता है, ना सिर्फ रन बचाने के लिए या स्टंपिंग करने के लिए, लेकिन गेम को रीड करने में भी विकेट कीपर बहुत ज्यादा अहम रोल उसमें उनका रहता है। और जी। धोनी से बेहतर ये कौन जानता है, तो वहां पर भी उनका इनपुट बहुत ज्यादा रहा है मेरे ख्याल से, जहां से हमने देखा है, जी। जिस तरह से टीवी पे ये प्ले आउट हुआ है। निखिल भाई, अगर आपकी प्लेइंग 11 की बात करें, कौन से प्लेयर हैं जिनको आप 11 में जगह देंगे? क्या आप भी सभा भाई की तरह? जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो एयाज बात करे विकेट कीपर की, काश ये लोग बहुत पहले समझ जाते कीपर का रोल कितना जरूरी होता है। निखिल भाई, लेकिन आपसे पहले एक विकेट कीपर ने अपनी टीम बना दी है, तो क्या आप उस विकेट कीपर के साथ जाएंगे? देखिए, विकेट कीपर और स्पिनर का ना वो चलना बड़ा जरूरी है, नहीं तो स्टंपिंग क्या छूट जाए तो मामला डगमगा जाएगा। जी। तो 11 बताए ना अपनी। क्या जी आया सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं जल्द से ये कहना चाहता हूँ कि T20 में खास करके और व्हाइट बॉल क्रिकेट में विकेट कीपर का रोल ना सिर्फ एज अ विकेट कीपर बट एज अ लीडिंग बैट्समैन, फ्रंटलाइन बैट्समैन भी बहुत जरूरी है। आप टेस्ट क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में विकेट कीपर को केवल विकेट कीपिंग स्किल्स पे भी रखे हैं तो बन जाएगी बात, लेकिन अगर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट लें तो अगर क्विंटन डिकॉक ना रहे या रिजवान ना रहे वगैरह वगैरह, जैसे जो क्रिकेट विकेट कीपर्स हैं, निकोलस पूरन अगर विकेट कीपिंग अच्छी करते हैं, रन नहीं बनाते हैं, तो काम नहीं बनेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि ऋषभ पंत विकेट कीपिंग तो सही, बैटिंग तो सही करे, लेकिन विकेट कीपिंग भी सही करे, अदरवाइज टीम के लिए बड़ा सेटबैक हो जाएगा। दोनों ही पहलू में कहीं एक हल्के पड़ गए वो तो। जी। चलिए एक और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर, और उसके बाद अयाज सर से उनकी फाइनल 11 जानेंगे, और इसके अलावा जानेंगे कि प्रैक्टिस मैचेस देखते हुए भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन सी टीम रख सकती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Eventually, you'll see the end of your childhood. Get accustomed to womanhood. Enjoy the experience of sisterhood. Might get to wifehood Or not. Choose motherhood. or not. You'll learn to define your personhood. Earn a livelihood. Change the neighborhood. And get rid of the falsehood that life post-academia is easy. So join me, Ritasha, And me, Ayushi. on a journey from station starting point To station, what now? next station, Pudin station, and hopefully agla station, adulthood. Fresh episodes out every Thursday. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अयाज सर, सवाल है कसार साहब का, उनका ये पूछना है कि प्रैक्टिस मैचेस देखने के बाद कौन सी ऐसी टीम आपको लग रही है जो भारतीय टीम के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है? देखिए, T20 में तो आप किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। जैसे हमने कल देखा, अफगानिस्तान भी वार्म अप मैच जीत गई उनकी अपनी खुद की, तो ये नहीं है कि कोई टीम बहुत ज्यादा हल्की है, लेकिन मेरे ख्याल से खतरा इंडियन टीम को, सबसे बड़ा खतरा तो पहली मैच में ही है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो प्रेशर होता है, अगर आप अच्छा स्टार्ट करें तो आप टूर्नामेंट में जो है आगे मोर कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है, अभी भी ओवरऑल अगर आप तस्वीर देखें तो इंडिया के अलावा सबसे खतरनाक टीम जो है वो है वेस्ट इंडीज। जरूर दोनों मैचेस हारी हुई है, अच्छा नहीं खेली है, लेकिन उनके पास जो फायर पावर है नंबर 1 to नंबर 7, वो उनकी बॉलिंग शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम कर सकता है। तो किसी भी टीम को अगर वेस्ट इंडीज को हराना है, मेरे ख्याल से 160, 165, 170 के नीचे अगर आप रन बनाए तो हमेशा आपको लगेगा कि ये, या मुझे लगता है कि वो टीम वेस्ट इंडीज वो ऐसे स्कोर जो है काफी आसानी से ओवरऑल कर सकती है। तो सबसे बड़ा खतरा अभी भी मुझे लगता है वेस्ट इंडीज का ही है, जो डिफेंडिंग चैंपियन है। अयाज सर, आपकी क्या होगी 11? फिर हम व्यूअर्स की भी टीम आपको बताएंगे वो क्या सोच रहे हैं। तो मेरी 11 तो एक्चुअली क्वाइट सीधी है। एक तो रोहित और राहुल, नंबर 3 पे विराट, नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन। इस वजह से सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और अच्छे स्पिनर है, लेकिन इतना तजुर्बा है और वो कैपेसिटी है प्रेशर ऑब्जॉर्व करने की इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम। और फिर मैं मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, और एक टॉस अप है बिटवीन शार्दुल ठाकुर एंड भुवनेश्वर कुमार, क्योंकि हालांकि भुवनेश्वर भी अच्छे फॉर्म में नजर आए,
शार्दुल थोड़े से ज्यादा बैटिंग परफॉर्मेंस भी उनका अच्छा रहा है, तो अगर ये लगे कि नंबर 6 पे हमारी बैटिंग हार्दिक से खत्म हो रही है, फिर जडेजा अश्विन, हालांकि वो भी बैटिंग कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह से, तो वो चॉइस रहेगा। लेकिन बाकी तो मेरे ख्याल से मैं पहले मैच में वरुण चक्रवर्ती को नहीं लेता हूँ, ये मेरी चॉइस है। सभा भाई 2007 वर्ल्ड कप की बात करें, पहला मैच पाकिस्तान से हम खेले और उसके बाद टूर्नामेंट जीते, क्या ये टोटका चलेगा 2021 में भी पाकिस्तान से ही पहला मैच खेल रहे हैं? 2011 में राजीव, 2011 में नहीं 2007 T20 वर्ल्ड कप की बात। हाँ T20 में। जी हाँ जी। टोटकों पे मुझे विश्वास तो नहीं है राजीव, मुझे फॉर्म पे विश्वास है, मुझे अपने टीम के लेकिन ऊपर आपको तो विश्वास बाबा बुलाते थे, तो फिर हमने कहा आपसे पूछ लिया जाए। नहीं, सवाल आपका सही है, पर मुझे लगता है कि जीत से शुरुआत अगर हम करते हैं वो भी पाकिस्तान के विरुद्ध, इसका मतलब ये है कि हम जितने सारे प्रेशर्स हैं उसको हम एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हैं, और ये बहुत ही अच्छा संकेत रहेगा भारतीय टीम के लिए, जो 2007 में भी हुआ था। तो वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है कि मैं तो यही चाहता हूं कि भारत पहला मैच जीते, उसके बाद पाकिस्तान भी जीते, और फिर से मुकाबला हो, फाइनल मुकाबला वो भी पाकिस्तान के साथ हो। तो ये ग्लोबल क्रिकेट के लिए कितनी बड़ी बात होगी, और दोनों मैच अगर हम जीतेंगे और फिर विश्व कप जीतेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि विश्व कप जीतने का मजा कुछ अलग तरह का हो जाएगा। तो भारतीय टीम की तैयारी जिस तरह से हो रही, जिस तरह का फॉर्म है, वो एक संकेत जरूर दे रहा है हम लोगों को। सर ऐसा लग रहा है सभा भाई की विश लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है, मतलब एक बार हराएंगे, 2 बार हराएंगे, वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। देखो वो इंडिया प्लेयर रह चुके हैं, विकेट कीपर रह चुके हैं, सिलेक्टर रह चुके हैं, अब कमेंटेटर भी है, तो उनकी विश लिस्ट जो है बहुत मल्टीपल बहुत ज्यादा है। देखिए आया सर, ऑन सीरियस नोट, 2007 T20 वर्ल्ड कप याद होगा आपको, तब भारतीय टीम को बिल्कुल फेवरेट नहीं माना जा रहा था, यंगस्टर्स की टीम थी, और ऐसा लग रहा था कि चलो सीनियर खिलाड़ी नहीं गए, एक युवा टीम भेज दी जाए, और वो टीम जीती। अब 14 साल हो चुके हैं उस टूर्नामेंट को जीते हुए, इस बार हॉट फेवरेट माना जा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि तब भी पाकिस्तान से हम बॉल आउट में जीते पहला मुकाबला, और यहाँ पर संडे को फिर पाकिस्तान से मुकाबला है। हाँ देखिए, मेरे ख्याल से अगर T20 की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता जो हुई है वो पहले टूर्नामेंट से ही हुई है। 2007 में जिस तरह से वो टीम ने परफॉर्म की, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि MS धोनी की टीम जाकर इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, छोड़े जीतने की बात तो बात की थी। और मैं आपको ये भी बताऊं, शायद लोगों को पता ना हो कि इंडिया या BCCI लास्ट क्रिकेट बोर्ड से अग्री करने को 2007 में जो वर्ल्ड कप खेलना है, क्योंकि जब तक तो तकरार था ICC के साथ, नहीं हमें नहीं खेलना ये फॉर्मेट, क्यों, हम किस वजह से खेले, इसी वजह से सीनियर प्लेयर्स नहीं गए थे। इंग्लैंड के बाद जो सीनियर प्लेयर्स थे, इंग्लैंड के दौरे के बाद वापस आ गए, धोनी की टीम गई साउथ अफ्रीका, और पाकिस्तान को पहली मैच में जिस तरह से हराया सुपर ओवर में, बॉल आउट ओवर में, और उसके बाद जिस तरह से प्रोग्रेस हुआ, युवराज के 6 छक्के, और ऑस्ट्रेलिया को हराया, बहुत बड़ी जीत थी वो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और फिर पाकिस्तान को हराया फाइनल में आखिरी ओवर में। यानी आप सोच सकते हैं कि ये पूरा जो एक पैशन आया है T20 क्रिकेट के लिए, जिस तरह से फिर टीम को रिसीव किया गया था, तो देयर इज बीन नो लुकिंग बैक। और उसके तुरंत बाद IPL जो है वो शुरू हो गई, और फिर जैसे अंग्रेजी में कहते हैं रेस्ट इज हिस्ट्री। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही, और इंडिया पाकिस्तान की मैच तो हमेशा मार्की मैच होती है, वो टूर्नामेंट को फिलहाल जैसे हम देख रहे हैं कि वो पहला मैच हमेशा, आजकल ICC अगर आप देखें तो बहुत अर्ली स्टेजेस में आ जाती है मैच, इस उम्मीद से कि टूर्नामेंट को एक बूस्ट मिले, और अगर आगे जाके नॉकआउट स्टेज में भी मिलती हैं तो सोने पे सुहागा। मुझे लगता है कि राजीव के घर में जो पावर कट ऑफ हो गया है, इसीलिए राजीव से लिंक हमारा कट गया है, और मुझे लग रहा है कि समय भी हो गया है। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं खेल नीति के व्यूअर्स, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आगे भी आप जुड़ सकते हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका ट्विटर हैंडल है उनके साथ भी आप सवाल पूछ सकते हैं, उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। तो निखिल, अयाज, हम सब लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए, हमारी बातें सुनने के लिए, अपने सवाल रखने के लिए, और फिर से आने वाले वक्त में जरूर आप लोगों से भेंट होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआ यही होनी चाहिए कि भारत का जो मुकाबला है पाकिस्तान के विरुद्ध, वो एक एक्साइटिंग चैलेंज हो, और अंत में भारत विजय हो, और इसी तरह से भारत का जो विजय रथ है उसकी शुरुआत बड़े ही पॉजिटिव नोट में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। Hello, everybody. It's been another great week on the IVM Podcasting Network.
On Know Your Kanun, Amber talks to Anshula Kapoor about her social celebrity charity Fankind, the ideology of the charity, and the various regulations behind this concept. On 30 Minute Rasta with Keshav, meet 3 of the most breathtaking gompas that are situated near Leh. On Shunyavan, Chilita and I talk to Giridhar Yasa, Chief Technology Officer at Lending Card. On Say No to Drama, Chetna unravels the law of attraction and the spirituality surrounding it. And on the Life Manifesto, Zarina explains what it takes to be courageous with an interesting Spartan ideology from ancient history. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you enjoyed this show, or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. We appreciate the word of mouth. And finally, we'd like to thank the sponsors on our network this week: Cred, Bank of Baroda Quarter, CoinSwitch Kuber, Slay Coffee, Intel, and Kotak Mahindra Bank. Thank you so much for making this possible. Come learn and experience the ABCDs of being queer with me, Shunetro, and me, Farhad, on our show, Gay BCD. The two of us take you through our stories and experiences of being gay men in the city of Mumbai and have candid and sometimes downright scandalous conversations about sexuality, gay culture, and everything in between. Catch new episodes of Gay BCD every Tuesday on the IVM Podcast website, app, or wherever you get all your podcasts from.